Hello students, I am here with you to discuss some new topics of our chapter which is from our book Microeconomics. इससे पहले जो डिस्कशंस हमने किए वो सभी आपके रिलेटेड थे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स से। आज से जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ टॉपिक्स हमारे डिडक्ट हो चुके हैं जो हमने अभी तक नहीं किए थे, बट वो मैक्सिमम स्टैट्स के हैं, जो डिस्पर्जन से रिलेटेड हैं, कोरिलेशन से रिलेटेड हैं, तो उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को अब हम नहीं करेंगे। सो इसीलिए अब मैं फर्स्टली आपको स्टार्ट करवाऊंगी इस बार माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सो टुडे वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स and the economy. So there are some topics which we are discussing today. The first topic is what is economics. It means economics को हम study क्यों करते हैं। जो book हम discuss कर रहे हैं, जिस book के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस book का motto क्या है और इससे क्या benefit हमें मिलता है, इस book से हमें क्या ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। देन स्केर्सिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलेट करेगा आपकी ओवरऑल इकोनॉमी से, उसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ऐसे क्या इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। देन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। टू पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो एंड मैक्रो। मैं आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी थी। सो माइक्रो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इन 11th, मैक्रो का जो पोर्शन है वो आप लोग पढ़ेंगे इन 12th क्लास। देन आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या, जिस चीज़ के बारे में हम प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं कि हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी का इशू है, पॉवर्टी हमारी इकोनॉमी का इशू है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इन कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, that what is the meaning of economics. So सबसे पहले एक टेबल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी ताकि आप लोग अपने लेवल पे एक डेफिनेशन को फॉर्म कर सकें, हमें उसको रटना नहीं पड़े, क्रैम नहीं करना पड़े। So सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस या स्टडी क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है जिसमें अगर आप किन्हीं भी दो लोगों की बात करते हैं तो उनके माइंड सेट्स डिफरेंट होते हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है, किसी भी वर्क को करने का वे डिफरेंट होता है। इट मीन्स आप किसी भी दो पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स को इस तरीके से नहीं देखेंगे जो एज इट इज़ एक तरह की एक्टिविटीज़ करते हो या जिनका माइंड सेट बिल्कुल सेम हो। इट मीन्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का टास्क हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से कंप्लीट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्यों आपको स्टडी करनी पड़ रही है, बिकॉज वी हैव सम लिमिटेड रिसोर्सेज इन। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है जो आप ये कहो कि अनलिमिटेड है और आपकी सभी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। इसमें हम 80% उन लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो पुअर या मिडिल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स हम रिच सेक्टर को एक बार साइड कर देंगे बिकॉज हम लोग पुअर और मिडिल सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो अगर हम इनको माइंड में रखते हैं तो इनको माइंड में रखने के साथ साथ आपके माइंड में एक चीज़ ये आती है कि इन लोगों के पास हमेशा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड रहती है। अगर हम 20% की भी बात करेंगे तो वो भी ऐसा नहीं कि उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, बट फिर भी इन कंपैरिजन टू पुअर एंड मिडिल सेक्टर दे आर मोर एबल टू सेटिस्फाई देयर वांट्स और देयर नीड्स। सो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल हम मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मनी इज अ रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन बाय एनीथिंग। आप मार्केट से कोई भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, किसकी हेल्प से परचेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। सो इट मीन्स मनी हमारे लिए क्या है, मनी इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिसोर्स। अब यही जो रिसोर्स है, अगर ये रिसोर्स अनलिमिटेड होता, आपके पास मनी जो है वो अनलिमिटेड होती, तो क्या आपको कभी ये प्लान करना पड़ता
कि आप अपनी कौन सी वांट्स को पहले कंप्लीट करें, कौन सी को बाद में, आप प्लान करें कि कहाँ पे हमें पहले एक्सपेंडिचर्स करने और कहाँ बाद में करने। हम कभी प्लान नहीं करते, क्योंकि जब आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा हैं तो आप क्यों प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितनी आपकी नीड्स है उतनी आपकी आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों के बीच में एक बेटर बॉन्डिंग होगी। और जितनी आपकी वांट्स हैं आप मनी से उसको परचेज करते जाओगे और सारी वांट्स आपकी सेटिस्फाई होती जाएंगी। तो अब उन्हीं वांट्स को हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से कंप्लीट करना है, क्योंकि मनी हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। सो सेकेंड प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो इससे रिलेट करती है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज का इशू क्रिएट ही क्यों हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्योंकि आपकी जितनी भी वांट्स हैं वो सब क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स कभी खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बॉय का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास एक साइकिल है, एक बाइसाइकिल उसने परचेज की है। जैसे ही वो बाइसाइकिल वो परचेज करता है, वो उसका ड्रीम था, सो उसके अकॉर्डिंग उसका ड्रीम कंप्लीट हो गया। बट क्या इसके बाद वो कभी ये प्लान नहीं करेगा मैं इससे बेटर बाइसाइकिल परचेज करूं, या फिर अगर मेरे पास बाइसाइकिल है तो अब मुझे एक बाइक चाहिए, मेरी एज अगर ज़्यादा हो गई है तो उसके बाद वो प्लान करेगा उसके पास एक कार होनी चाहिए। कार आ जाएगी तो वो ये प्लान करेगा लग्जरियस कार होनी चाहिए, उससे बेटर, जिसमें ज़्यादा फंक्शंस हों, जो और ज़्यादा बेटर वे में उसको मतलब उसको देखने में अच्छी लगे, मॉडल उसका बेस्ट हो। तो इट मीन्स ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। और यही सबसे बड़ा इशू है कि इन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स हैं, मीन्स जिन चीज़ों की हेल्प से आप ये कंप्लीट करेंगे, या रिसोर्सेज जो हैं वो आपके क्या हैं, लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड होने के साथ साथ मीन्स में एक और इशू भी है, और वो इशू आपका क्या है कि इन्हीं वांट्स जो आपकी रिसोर्सेज जो आपके हैं वो लिमिटेड तो है ही, साथ में उनके यूज भी कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव। इट मीन्स एक ही रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस हैं, जो कि बेस्ट एग्जांपल अभी हमने मनी का लिया। आप मनी की हेल्प से मैक्सिमम चीज़ें परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक बाइक खरीदना चाह रहे हो, आपको कुछ फर्नीचर परचेज करना है, आपको अपनी बुक्स परचेज करनी है, तो इट मीन्स रिसोर्स कितने हैं, लिमिटेड, वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। उसके साथ साथ उसी सेम रिसोर्स के यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो एक ही चीज़ को सब चीज़ों में प्रॉपरली आपको डिवाइड करना है कि आपकी मैक्सिमम वांट्स भी सेटिस्फाई हो जाएं, आपको इश्यूज भी ना रहें, और आप अपने लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ बेटर वे में कंप्लीट कर सकें। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसीलिए क्रिएट होती हैं। अगर हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती और हमारे रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी, कुछ पढ़ने की डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है, because our wants are unlimited in comparison to our limited resources, and also these resources have their alternative uses. So इसीलिए प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है, how to utilize the limited resources to satisfy our maximum wants and maximize our profit also on both the levels, individually and at the whole. It means इन्हीं लिमिटेड वांट्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज के हेल्प से कैसे आप इनमें से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। कैसे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जब आप इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, और यही यूटिलाइजेशन आपको कहाँ से क्लियर होगा, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो आपको क्या सिखाती है, दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अंडर विच वी डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज दिस लिमिटेड रिसोर्सेज विद अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई आवर मैक्सिमम अनलिमिटेड वांट्स टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स ऑन बोथ द लेवल्स, माइक्रो एंड मैक्रो। हम कैसे इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें कि माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेवल पे इनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका मैक्सिमाइज हो जाए, और कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो यही जो डिस्कशन है, ये जो स्टडी है, ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है।
अब अगर इकोनॉमिक्स नहीं होगा तो आपको कभी क्लियर नहीं होगा कि इन रिसोर्सेज को कहाँ और कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो आप हर चीज़ को मिस यूटिलाइज करोगे और लॉन्ग टाइम पीरियड तक उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इससे हमें क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको स्टडी करते हैं। पूरी इकोनॉमी, पूरा नेशन इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहीं से हमें यह क्लियर होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके। और वो हमें कौन सिखा रहा है, इकोनॉमिक्स, क्योंकि यही इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि कहाँ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले जो हमने बुक रीड की, वो हमें स्टैट्स देता है, डेटास देता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस लेवल तक हैं और इसकी हेल्प से हम उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। अभी मैंने आपको बताया ना इकोनॉमिक्स क्या चीज है, एक सब्जेक्ट है जो किस चीज से डील करता है, इट डील्स विद द रेशनल मैनेजमेंट which deals with the rational management किस चीज का प्रॉपर या रेशनल मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करना है। रेशनल मैनेजमेंट हमें किस चीज का करना है यहाँ पे, लिमिटेड रिसोर्सेस। So economics is a subject matter which deals with the rational, it's management. With the rational management of limited resources to satisfy our unlimited or maximum wants and for our maximization of our profit. इट मीन्स हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे हम इन लिमिटेड से रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, दैट इज इकोनॉमिक्स। सो आई थिंक मीनिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ आफ्टर द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देयर आर टू क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड द क्वेश्चंस आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एक्चुअली मीन्स शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, एंड व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो वी आर डिस्कसिंग दीज टू क्वेश्चंस by relate them with each other. So the first question is, what is the meaning of scarcity and how it creates economic problem? It means scarcity क्या है और कैसे ये economic problem को create करता है या उसे start करता है। So scarcity का meaning actual में क्या होता है, it is shortage of resources, shortage of resources in comparison to unlimited human wants। जितनी आपकी wants हैं उनके comparison में अगर हम देखें तो हमारे resources क्या हैं, कम है, मीन्स उनकी shortage है, scarcity है। अब यही reason है कि ये जो shortage of resources है ये क्या create करती है, it creates economic problem। इट मीन्स हम बोल सकते हैं scarcity and economic problem go together, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। If there is no scarcity of resources, so automatically we can say there is no economic problem in the economy, कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। But if there is scarcity, so economic problem is also there, or it is continuing with that. So economic problem क्या चीज़ है, कैसे अराइज होती है economic problem, क्या होगी, problem of choice। चॉइस का मीनिंग क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को चूज कर लेना जो आपको बेस्ट लगती है। आपको चूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है। अगर पूरे होते तो आप सब चीजों को परचेज करके यूज कर लेते। जैसे हमने भी एक एग्जांपल लिया था, एक पर्सन को बाइक पसंद है, उसे ऑडी पसंद है, उसको एक बाइसिकल पसंद है। अगर उसके पास मनी अनलिमिटेड है, रिसोर्स अनलिमिटेड है, वो क्या करेगा, तीनों चीजों को परचेज कर पाएगा।
बट जब उसे ये पता है मेरे पास मनी जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो वो तीनों में से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करेगा जो उस टाइम पीरियड में जिसका वो नीडी है और जिसके बिना उसका काम नहीं चल रहा। तो इट मीन्स उसे क्या करना है, चॉइस करनी है किसी एक चीज की। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब अराइज हुई, बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड बोथ ऑफ दीज टर्म्स गोज टुगेदर। ये दोनों एक साथ चलती हैं। अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। Now the next and the most important point which defines the two important types of economies, micro economy and macro economy। दो पार्ट्स को ये डिफाइन करता है ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम इसका लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप इसे इजीली याद रख पाओगे, दैट इज माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज और वी कैन से बिग। जब आप माइक्रो वर्ड को सुनते हो ना, माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो थिंग्स, तो आप क्या सोचते हो, छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा कुछ। और मैक्रो जब हम वर्ड देखते हैं, मैक्रो मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज और बिग थिंग्स। सो इस केस में हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लार्ज, स्मॉल, बिग ये चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं, हमारी इकोनॉमी के पार्ट से। सो दोनों ही टॉपिक्स में हम किस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टडी विच इज़ रिलेटेड विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम उनकी स्टडी के बारे में दोनों में डिस्कशंस करेंगे। सो इन दिस केस we study economic issues on the individual level। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल का मीनिंग क्या होगा, एक सिंगल फर्म का आउटपुट आपने कंफर्म किया कि एक जो इंडस्ट्री है या एक जो फर्म है उसका कितना आउटपुट है, दैट इज आउटपुट ऑफ अ सिंगल फर्म, और वो इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है। तो जिस केस में आप इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, एक कंज्यूमर का, या हम एक किसी भी एक फर्म या कंपनी का, उनका एक्सपेंडिचर, उनके आउटपुट्स, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। सो दैट स्टडी इंक्लूड्स द पार्ट which is microeconomics, क्योंकि वहां पे आप इंडिविजुअली पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहे हो। इट मीन्स आप स्मॉल लेवल पर डिस्कशंस कर रहे हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हो। सो वो आपका क्या होगा, दैट इज योर माइक्रोइकोनॉमिक्स। इसी को आप अगर मैक्रो में देखते हो तो क्या चेंज आ जाएगा, व्हेन वी स्टडी economic issues on the level of economy। जब आप पूरी इकोनॉमी के लेवल पे इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के सभी हाउस होल्ड्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल द फर्म्स, ऑल द इंडस्ट्रीज, जो भी उनके इकोनॉमिक इश्यूज हैं हम उनको स्टडी करते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप यहाँ पर डिस्कशंस बिग लेवल पे कर रहे हो, एज अ होल पूरी इकोनॉमी के बारे में आप डिस्कशंस कर रहे हो। बट इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट, और वी आर डिस्कसिंग एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। तो सबसे मेन डिफरेंस यही होगा, जब आप इकोनॉमिक इश्यूज को पूरे नेशन के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका मैक्रो का पार्ट है। जब आप उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इश्यूज को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो आपका माइक्रो का पार्ट है। इसीलिए माइक्रो को स्मॉल और मैक्रो को हम लार्ज या बिग बोलते हैं।
नाउ द सेकंड पॉइंट, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इस केस में आप दिस इज बेसिकली कंसर्न्ड, वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली concerned with determination of price. Of price in the market. It means जिस केस में हम प्राइस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं मार्केट में, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो हम किस में डिस्कस करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एरिया के प्राइसेस को या एक पर्टिकुलर थिंग के प्राइसेस को कैलकुलेट या उसके लिए आप कंसर्न्ड हो। अब इसी चीज़ को अगर हम चेंज कर दें एग्रीगेट में, आउटपुट में, एग्रीगेट मीन्स टोटल, हम अगर एग्रीगेट आउटपुट की बात करें या फिर हम कहते हैं द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद एग्रीगेट प्राइस, ओवरऑल इकोनॉमी में जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उन सभी का एग्रीगेट प्राइस क्या होगा, उनका एग्रीगेट आउटपुट कितना होगा। तो इस केस में जो डिस्कशंस है वो पूरी इकोनॉमी के हो रहे हैं, सो वो मैक्रो का पार्ट होंगे। इस केस में आप पर्टिकुलरली मार्केट में किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसके प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। सो इस तरीके की चीज़ें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मैक्रो में है, माइक्रो में। जब आप ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब आप उसी को स्मॉल लेवल पर डिस्कस करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें जो बिहेवियर आता है या जो नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं या प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहला हम इसमें एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी के नेम से क्या क्लियर हो रहा है? किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में थ्योरी प्रिपेयर करना, कि वो किस टाइम पे डिमांड ज़्यादा करेगा जब प्राइसेस कम होंगे, कब डिमांड कम करेगा जब प्राइसेस ज़्यादा होंगे। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, तो ये थ्योरी किसका पार्ट हो जाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगी। अब वहीं पे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो थ्योरी विच इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, इट मीन्स जब आप एडी को एएस के इक्वल करने के लिए वर्क करते हो, मीन्स मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही आपने सप्लाई कर दी और वो दोनों चीज़ें एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम की जो थ्योरीज होती हैं इकोनॉमी में, वो किस में आ जाती हैं? आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी के डिमांड को पूरी इकोनॉमी की सप्लाई के इक्वल करना चाहते हो। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होंगे। सो ये डिवीजन हो गया, इससे आपको क्लियर हो जाएगा माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमी? मींस इकोनॉमी का क्या मीनिंग है? जनरली अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से सभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, अपने लिविंग को अर्न करते हैं। सो वही जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। सो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इट इज अ सिस्टम बाय विच, इसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं लोग? सभी अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। बाय विच people of an area earn living, अपनी लिविंग को वो लोग अर्न करते हैं, उस सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने अपनी शॉप को स्टार्ट किया, अब यही शॉप उसके लिए उसकी क्या है? इकोनॉमी, क्योंकि यहीं पे वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करेगा और जहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वही आपकी अर्निंग को, आपकी लिविंग के लिए, आपके लाइवलीहुड के लिए अर्न कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। सो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शॉपकीपर कहाँ कर रहा है? शॉप में, तो वो शॉप उसके लिए क्या हो जाएगी? उसकी इकोनॉमी हो जाएगी। वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए पूरा इंडिया क्या है? इकोनॉमी है।
क्योंकि पूरे इंडिया में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई ना कोई कर रहा है, तो उन सबका एडिशन गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, इकोनॉमी होगा। तो इकोनॉमी क्या है, इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया एंड देयर लिविंग। तो ये कोई पर्टिकुलर एरिया या प्लेस नहीं है, कोई भी वो एरिया जहाँ पे अपनी अर्निंग करने के लिए कोई पर्सन कोई वर्क करता है, वही सिस्टम आपका इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दो तरह की इकोनॉमिक्स हमारे पास आती है, एक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, उसके बाद हम सेकंड में पढ़ेंगे अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव वर्ड से हमें क्या क्लियर होता है, कोई भी ऐसा वर्क जिसे हम कह सकते हैं जो एग्जैक्टली रिलेट करता है फैक्ट्स के साथ, वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रियल सिचुएशन डिस्कस की कि स्कूल में आज ऐसा हुआ, कॉलेज में आज ऐसा हुआ, इट मीन्स वो क्या है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आप रियलिटी के बारे में बता रहे हो, फैक्ट्स के बारे में बता रहे हो, आप प्लान नहीं कर रहे कुछ, या कुछ आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पास्ट में जो हो चुका, प्रेजेंटली जो हो रहा है या जो होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में अगर आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हो तो वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते जाएंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट आपका क्या रहेगा, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज it deals with economic issues related to past, present and future। इसमें वो सभी इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे जो पास्ट से रिलेटेड हैं, प्रेजेंट से रिलेट करते हैं या फ्यूचर से रिलेट करते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हो, आप एग्जैक्टली फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो। ठीक है, आगे हम इसके एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। अब इसी पॉइंट से रिलेट करके हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, दैट इट इज रिलेटेड विद और इट रिलेट्स टू व्हाट वाज, क्या था या जो हो चुका है हम उसके बारे में बता रहे हैं। देन व्हाट इज, प्रेजेंटली क्या है, क्या हो रहा है, एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा। क्लियर। तो जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कुछ नेगेटिव, मतलब आपने कोई पॉजिटिव चीज बोली वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स जो भी फैक्ट रियलिटी से रिलेट करता है, जो रियल है, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट हो या वो पॉजिटिव पॉइंट हो, पर वो एग्जिस्ट करता है, उसके फैक्ट्स हैं, वो वेरीफिएबल है, तो वो चीज़ आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे आपको नेगेटिव पॉइंट बोल दोगे तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं हो सकता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आ सकती हैं, बट होना क्या चाहिए, या तो वो पास्ट से रिलेट करता हो, या प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा, और फैक्ट्स आपके वो बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो पॉजिटिव का पार्ट होगा। तो इट रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, इन चीज़ों से वो रिलेटेड होगा। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका छोटा सा। अगर कोई भी पर्सन, एक तो हम इस केस में ये बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रूथ होती है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो रियलिटी से बिलोंग करता है। सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट बताया, दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स are not necessarily the statement of truth। जरूरी नहीं है सिर्फ ट्रुथ में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही रहें, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस केस में जो चीज़ें आप बता रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो ट्रूथ ही हो, इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, वो ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी हो सकता है, बट वो एग्जिस्ट करता था, कर रहा है या होगा ही, हमें क्लियरली पता है वो चीज़ें।
तो हम उन्हें इसका पार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहता है दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, इट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट इट इज रॉन्ग। अगर हम ये कहें कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, तो रियलिटी अगर हम देखें तो ये करेक्ट भी है, बट हमारा स्टैट्स क्या कहता है, चाइना फर्स्ट पे आता है पॉपुलेशन में, क्योंकि मोर देन 10% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका प्रॉपर कैलकुलेशन ही नहीं होता, तो हमारे स्टैटिस्टिक्स ही रॉन्ग है। बट ये वेरीफिएबल है कि स्टैट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड पे है, तो ये चीज़ हम इसका पार्ट नहीं बना सकते। क्लियर? तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे डालना होगा जिनको आप वेरीफाई कर सको, जो ट्रू हैं, जो सही हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, पर वो सही हैं, तो उन्हें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस केस में जितने भी स्टेटमेंट्स आप बता रहे हैं, जो भी चीज़ें आप मेंशन करते हैं, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, एंड दीज आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया ना, कोई ये बोले कि चाइना से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है, तो वेरीफाई करने से क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना की। तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो वेरीफिएबल हैं, वो ट्रू हैं, इसीलिए हम उन्हें पॉजिटिव का पार्ट मान रहे हैं। क्लियर? सेम ऐसे ही डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। इस पे कोई जजमेंट नहीं कर सकता। आप ट्रुथ की बात कर रहे हो, आपने कोई ओपिनियन नहीं दिया कि कोई आपको ये बताएगा आप सही कह रहे हो या गलत। आपने एग्जैक्ट फिगर्स और फैक्ट्स के साथ बात की है, तो इस पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं हो सकता। जो है वो ट्रुथ है, और उस केस में आप किसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। सो ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, हो गया होगा सभी को। इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज जो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेट करते हैं। इट रिलेट्स टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, जो होगा। इस केस में आप ट्रू या फॉल्स कैसी भी स्टेटमेंट हो, पर वो सही हो, मतलब वो एग्जैक्टली हुआ है, चाहे वो नेगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है, पर वो हुआ है, तो उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास, आप वेरीफाई कर सकते हो ट्रुथ को, और यहाँ कोई जजमेंट के चांसेस नहीं है। जजमेंट कब होती है, जब आप ओपिनियंस देते हो। यहाँ हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ सही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जजमेंट के कोई भी चांसेस आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव का ऑपोजिट है। जैसे हमने पॉजिटिव में क्या पढ़ा, दैट इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स। जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके ओपिनियंस से डील करती है ये। सो वी कैन से दैट इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द ओपिनियंस ऑफ, किसके ओपिनियंस है यहाँ पे, जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, मीन्स जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी आप बोल सकते हो, या फिर आप इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। So in the case of normative economics, this is under which we deals with the opinions of the economists related to economic issues or the economic problems. इस केस में आप क्या बता रहे हैं, अपने opinions दे रहे हैं किसी भी एक particular चीज़ के लिए, वो favor में भी हो सकते हैं और वो against भी हो सकते हैं। This is normative economics. Secondly, statements of normative economics ये ओपिनियंस पे बेस्ड है। इट मीन्स स्टेटमेंट्स रिलेट टू व्हाट
ought to be, ये हो सकता है या हो जाएगा अगर ये चेंजेस कर लिए जाएं, तो हम क्या दे रहे हैं? ओपिनियन। एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं, ऐसा होगा या नहीं, हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं कि अगर ये चीज़ें कर ली जाएंगी तो इस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलते हैं कि जो मनरेगा है, अगर इस तरह की और भी पॉलिसीज लाई जाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया से एलिमिनेट किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। बट ये फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, ऐसा होगा या नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये प्लान कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हमें नहीं पता। हम सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि इस सिचुएशन से बेटरमेंट आया है, तो अगर ऐसा ही और डेवलपमेंट किया जाए तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट बेटर हो सकता है और ज़्यादा बेटरमेंट आ सकता है। तो ये हमारे ओपिनियंस हैं। थर्ड इज normative statements cannot be termed as true or false। normative statements को आप true false में नहीं डाल सकते। रीजन, ये स्टेटमेंट सिर्फ ओपिनियंस के थ्रू दी जाती है, ये ओपिनियंस हैं, ये फैक्ट्स और फिगर्स पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग इनको मेंशन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if somebody says that old age pensions would be stopped, it is just an opinion। तो अगर कोई ये कह रहा है कि अगर ओल्ड एज पेंशन्स को रोक दिया जाए तो उस मनी को डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये सिर्फ क्या है? ओपिनियन है। तो इसमें कोई पॉजिटिव कुछ नेगेटिव या ट्रू फॉल्स में हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स अंडर नॉर्मेटिव are not verifiable। आपके ओपिनियंस कहीं पे मेंशन नहीं है या वो फैक्ट्स नहीं है, तो इन्हें वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये सही है या गलत है, आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। और इस केस में जजमेंट भी हो सकती है, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। हो सकता है कुछ लोगों को आपका आइडिया बुरा लगे, कुछ को आपका आइडिया पॉजिटिव या सही लगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी जजमेंट सबकी पॉसिबल है। तो ये सब केसेस किस में होंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, जिसमें आप डील कर रहे हैं उन ओपिनियंस के साथ जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो बता रहे हैं ये सिचुएशन है तो ऐसा कर लेंगे तो बेटरमेंट आ जाएगा। स्टेटमेंट्स जितनी भी इसमें आती है व्हाट ऑट टू बी, हो सकता है, इस पर डिपेंड करती है बिकॉज ये ओपिनियंस हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कभी भी ट्रू या फॉल्स में नहीं आ सकती बिकॉज ये सिर्फ ओपिनियंस होते हैं। स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफिएबल। वेरिफिकेशन कब होती है? जब चीज़ें ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी पर एग्जिस्ट करेंगी, बट ये तो ओपिनियंस हैं तो वेरीफाई नहीं हो सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट पॉसिबल है, आपने कोई एक चीज़ बोली है, हो सकता है कुछ लोग अपोजिशन में खड़े हो जाएं, अगेंस्ट हो जाएं, कुछ उसके फेवर में आ जाएं, तो वैल्यू जजमेंट के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ये टू पार्ट्स है इकोनॉमिक्स के, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ओपिनियंस आ जाएंगे तो नॉर्मेटिव का पार्ट होगा, जिस केस में आप रियलिटी पे, फैक्ट्स या फिगर्स पे बात करेंगे तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा।